बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे मेहमान हैं। और आज सारे जोश में हैं। ये धुरंधर देख के आए हैं। इन दोनों को एक दूसरे को देख के जोश आ गया आज। समीर जी और मैं ही देख रहे हैं सबको आज बस, है ना? विजय जी असल बात टेढ़ी नजर से मुझे देखते हैं ना, तो मुझे लगा कि आज सूद के साथ लौटाऊंगा मैं। ठीक है, आप लोग टेढ़े हुए, लेकिन टेढ़ापन देखना हो तो धुरंधर देखिए। देख अभी धुरंधर की बात याद रखिएगा। धुरंधर पर एक बात करनी है आपको, पाकिस्तान से जुड़ी हुई। और जैसे कल से मैं कह रहा हूं ना, खबर देख के मजा नहीं आया तो पैसे वापस, ऐसी खबर है। ये खबर आज बहुत देर है एक और है, ऐसी खबर एक और है। आसिम मुनीर की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का असल नेता, असल तानाशाह आसिम मुनीर मुस्लिम दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कई दिनों से लगा रहा है। कभी सऊदी अरब, कभी कहीं। अभी ताज़ा ये गया हुआ है लीबिया दुनिया में मशहूर हुआ मोहम्मद गद्दाफी के नाम से। प्रोफेसर साहब और विजय जी ने इस पे बहुत विषय पे बहुत पढ़ाई की होगी। मोहम्मद गद्दाफी एक वो था, तानाशाह था। लीबिया के पास ही बहुत तेल है, और उसके प्रसिद्ध होने की कई और वजह भी थी। वो फीमेल बॉडीगार्ड्स रखता था अपने साथ। वो अमेरिका जाता था अगर, तो अमेरिका के होटल में नहीं रुकता था, वो गार्डन में टेंट लेके लगा के रुक जाया करता था। तो एक कलरफुल किस्म का आदमी था, लेकिन बहुत बुरी मौत मरा, क्योंकि वह लीबिया में स्ट्राइक की अमेरिका ने, और उसके बाद वो आदमी बेघर हो गया। और उसको अपनी जनता में इतना अनपॉपुलर था कि उसको लोगों ने ढूंढ कर, बमबारी के बीच में, गुस्सा अमेरिका पे नहीं था जो बम मार रहा था, गुस्सा था कि ये आदमी मिल जाए हमको, और उसको ढूंढा और उसको सड़क पर नोच के मार डाला था। ये मैं आपको जब इस आदमी की तस्वीर दिखा रहा हूं, आसिम मुनीर की, ये अपने देश में इतना ही नफरती कैरेक्टर बनता जा रहा है, तो ये भी इसका पता नहीं क्या होगा। तो ये घूम रहा है खैर मुस्लिम दुनिया में। अब दिक्कत क्या है कि सबको बनना है खलीफा इनमें से, कि हमारा नाम ऊंचा रहे मुस्लिम दुनिया के अंदर। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है। ये आसिम मुनीर को आपने बताया कि बहुत बुरी तरह फंस गया गाजा के मुद्दे पे। कल भी आपने वहाँ एक पाकिस्तानी पत्रकार की बात सुनी थी। ट्रंप ने गाजा का पीस प्लान बना लिया। अब उस पीस प्लान के सेकेंड राउंड की बारी आ चुकी है, क्योंकि लाशों की और बंधकों की अदला बदली हो गई हमास और इजराइल के बीच में। अब असल काम होना है। अब वहां पर एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती होनी है, और उससे पहले हमास को हथियार डलवाने हैं। ये काम करने के लिए ट्रंप ने कहा कि ये सारी मुस्लिम दुनिया के कुछ देश हैं, 8-10 देश, तुम अपनी फौज भेजो। उसमें सबसे पहले यस सर कर दिया पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर ने, और उस वक्त यस सर करके फंस गए, क्योंकि उसके बाद इनके अपने शहरों में दंगे हो गए गाजा के समर्थन में। अब वो किसी तरह इस चक्कर में है कि मुझे कोई इस झंझट से निकाले। तो वो यही बात करने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम नेताओं से मुलाकातें कर रहा है कि भाई तुम भेज दो यार मेरी जगह, मुझे किसी तरह बचा लो। अब इनको ट्रंप से मिलने भी जाना है, ट्रंप को ना करने की हिम्मत है नहीं, हेडमास्टर को ना कैसे कर दे वो अपने। ये प्रॉब्लम वहाँ चल रही है। इस पर एक पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़े अच्छे शब्दों में इनके असमंजस को जाहिर किया है। सोनाथ जी। तो मेरे पाकिस्तानियों, समझने की बात यह है कि कब तक खैर मनाएंगे। टेटवा दबाना शुरू कर दिया, तो मेरे पाकिस्तानियों कब तक खैर मनाएगा। दिन गिने जा चुके हैं इंशाल्लाह। तो इसके लिए आगे कुआं है, पीछे आग है। अब मेरे पाकिस्तानियों, जब अमेरिका डू मोर कहता है ना, तो आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। अमेरिका ने डू मोर कह दिया है और इनके बाद ऑप्शन खत्म हो गए हैं। दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। तो मेरे पाकिस्तानियों, समझने की बात यह है कि कब तक खैर मनाएंगे। इधर सरमाकारी नहीं आ रही, उधर ट्रंप ने टेटवा दबाना शुरू कर दिया। तो मेरे पाकिस्तानियों कब तक खैर मनाएगा। दिन गिने जा चुके हैं इंशाल्लाह। ये अगर ये कर गया काम, क्योंकि मुझे लगता है कर जाएगा, फौज भेज देगा, ये ज्यादा फंसेगा। ये अपनी फौज के अंदर गैर मकबूल होगा और ज्यादा। तो इसके लिए आगे कुआं है, पीछे आग है। ये तायात वाली कहानियां इधर ही रह जाएंगी। अब इन साहब ने सभी कुछ कह दिया, छोड़ा कुछ नहीं इन्होंने, लेकिन इन्होंने 2-3 शब्द इस्तेमाल किए। तो टेटवा दबा लिया, मतलब कि ग्रिप में है ये आदमी अभी ट्रंप के। और अमेरिका, इन्होंने कहा, मुझे जो सबसे पसंद आया डायलॉग त्रिपाठी जी, कि जब अमेरिका कहता है डू मोर तो ऑप्शन नहीं होता, और वो ट्रंप ने कह दिया डू मोर, मतलब फौज भेजो तो भेजो। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि टेटुआ दबा दिया है, मतलब कि बहुत दबाव में। दबाव नहीं होता है, वो अचानक दिन से हलक, बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। मतलब ये जो कह रहे हैं, तो देश ही की स्थिति वही है। वो कोई आसिम मुनीर का नहीं टेटुआ दबा दिया है, वो पाकिस्तान का है हाल ये। और अब आप क्या कहेंगे। आप तो बड़ी बड़ी बातें करके चले आए हैं। आप तो ये कह रहे थे कि हमारे पास लड़ाके बड़े शानदार हैं, हम तो देखिए सब कुछ हमारी तैयारी है, बस पैसा थोड़ा देते जाओ। तो जब काम का बयाना आपने ले लिया,
तब तो आपको कुछ भी करके करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई बयाना मत पकड़ो अगर ताकत नहीं है। पैसे लिए हैं, साफ साफ लिए हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, डॉलर जब ले लिया, $1.25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट माइनिंग में लिया है। तो फिर कुवत हो या ना हो आपको करना तो पड़ेगा। अब किस हाल में करोगे, कैसे करोगे, उसका पाकिस्तान में क्या स्थिति बनेगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि ये मुल्क जो है ना वो इतिहास बनने जा रहा है। ये जिस तरफ जा रहे हैं, ये बीच बीच में थोड़ा रुक जाता है मामला, लेकिन हम तो इस मामले में ट्रंप को, जिसको कहते हैं, फुल मार्क दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो नहीं करना चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति को एक आतंकवादी मुल्क के साथ, लेकिन अच्छा है जब वो पीक पर ले जाएंगे तभी तो वहां पहुंचेगा ना। इसलिए पहाड़ी की चोटी पर इधारा धक्का देने मैं के इसीलिए लिए। कह रहा हूं थैंक यू ट्रंप, इस मामले में तो अच्छा है। ओके, चलिए अब एक दूसरी खबर साहब, ये मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया इस खबर में। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन दौरे अगर बड़े देशों में होते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, छोटे देशों में जाते हैं तो हम लोग भी कम बात करते हैं। लेकिन कल वो जिस देश में गए, ओमान, जहाँ से लौट गए, अब तो ओमान लास्ट विजिट था उनका, तो अभी आपको एक नक्शा दिखाऊंगा। ओमान का नक्शा दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पे। एक नक्शा है आपके पास, इंडिया ओमान, ये है। हाँ, इसको स्क्रीन पे रखिएगा आप। वो लाल, वो ये दिख रहा है ना आपको, एरो दिखा रहा है, ये ओमान नीचे दिख रहा है। ओमान आपको, तो हमसे कितना दूर है ये? कुछ भी नहीं। बीच में क्या है? सारा समंदर, सी। ये फ्री एक्सेस है आपकी, फ्री एक्सेस, आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। बीच में ऊपर क्या दिखाई दे रहा है हरे रंग का? ग्वादर, पाकिस्तान। पाकिस्तान के नीचे 2 शहर होते हैं, एक ग्वादर और एक कराची। दोनों जगह इसकी पोर्ट्स हैं। और उसके बगल में क्या है? ईरान। ईरान में नीचे क्या है टिप पर? चाबहार पोर्ट। आओ इससे सारा खेल समझ लीजिए। ओमान के साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कल ही। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है 98% सामान दोनों देशों का बिना किसी टैरिफ और टैक्स के एक दूसरे के देश में जा सकता है। और ये नजदीकी थी आपकी, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने जा रहा है। और ये पाकिस्तान जो बीच में है, ये ऐसे ही देखता रहेगा जब जहाज जा रहे होंगे ना, इधर से उधर और उधर से इधर, बालकनी से अपने तो कराची ये अपनी बालकनी से, कराची की बालकनी से देखेगा। दूसरा पक्ष सुनिए जरा सर, अभी बता रहा हूं सर, आ गया सर इसमें। ये तो हुआ इकोनॉमिक एस्पेक्ट। पाकिस्तान के एक पत्रकार की प्रधानमंत्री की ओमान विजिट पर दूसरी चिंता थी। उन्होंने कहा कि अभी तो इन्होंने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, अब ये थोड़े दिनों में मिलिट्री कोई एग्रीमेंट करेंगे और फिर वो वहां ओमान में बैठ के तुम्हारे ग्वादर को रोज देखेगा इंडिया। ये चिंता है असली। सुना एक बयान सुना दिया। जो मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन। इंडियन नेवी और ओमान की जो नेवी है वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। पाकिस्तान is concerned, ठीक है जी, और ओमान ये समझता है कि वो एक बड़े प्लेयर के साथ एंगेज कर गया। इंडिया ओमान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, द मोर इंडियन प्रेजेंस इज देयर, इंडिया कैन वॉच बलोचिस्तान इन अ गुड वे। ये है चिंता कि आप ओमान से भारत बलूचिस्तान देखेगा सर। बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था। और साथ साथ ये भी कि आप जो दिखा रहे हैं, और उससे यदि आपका वॉरशिप से यदि आप डिप्लॉय कर देते हैं इस रूप में, अगर आपके ऐसे एग्रीमेंट्स हो जाए उनसे, नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे भी इंटरनेशनल वाटर में अपने शिप्स को सुरक्षा के लिए तो आप कभी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वहाँ से कराची बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। ये उनकी वे भी एक चिंता है। दूसरा, ओमान के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है। और अब फ्री ट्रेड होने के साथ साथ एक और बात है कि डिफेंस कोऑपरेशन पर बात हुई है। अच्छा। इस प्रधानमंत्री के विजिट में भी डिफेंस कोऑपरेशन पर बात हुई कि, और प्रधानमंत्री ने बड़ा एक, हम अपने रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलेंगे, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। और इनकी चिंताएं जायज हैं इससे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ही वही होता है। करेक्ट सर, एक दो शब्द इस वाजिब पे चिंता है पाकिस्तान की, ये सारी चिंता। और यदि आप डिप्लोमेसी अभी दुनिया की देख रहे हो तो उसमें पहला स्टेप या आखिरी स्टेप समझिए ट्रेड ही है।
ट्रेड पर जब आप दोनों लोग सहमत हो जाते हैं तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर आ ही जाते और हैं। उसकी लास्ट स्टेज है फ्री ट्रेड हाँ, एग्रीमेंट। बस उसकी लास्ट स्टेज है, तो इसलिए उनकी चिंता वाजिब है और ये बहुत जल्दी आपको दिखेगा। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ही ये है कि सावधान रहें। बिल्कुल ठीक, मतलब यहाँ से अपनी अपनी सीमा, समुद्री सीमा से तो हम जो करेंगे करेंगे, उधर से भी उधर आपको- से भी हमारा दोस्त हाँ, एक और बन वो जाएगा। ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं हमारे। दुनिया में अगली जंग जहां होनी है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने अपनी बहुत बड़ी फौज वहां भेज दी है वेनेजुएला। कल हमने आपको डिटेल में बताया था क्यों भेज रहे हैं। उन्होंने दावा ये किया कि इसके पास सबसे बड़ा तेल भंडार है और ये सारा तेल हमारा है, ट्रम्प ने कहा। और हम यहाँ, ये इसकी ज़मीनें भी हमारी थीं, तेल भी हमारा था, तेल की कंपनियां भी हमारी थीं, और ये मादुरो जो वहाँ वो भी डिक्टेटर ही है, इसने सब अमेरिका को उससे बाहर कर दिया है, तो अब वो मुझे वापस चाहिए। ट्रम्प ने खुल्लम खुल्ला कह दिया, इट्स अबाउट ऑयल। तो अब इस पर ट्रम्प साहब की अलग एक बयान आई। अब ट्रम्प है, मादुरो साहब का भी बयान है, वो भी सुनाएंगे। ट्रम्प से एक पत्रकार ने पूछा, सर दुनिया में कोई ऐसा आदमी, मैं दावे से कहता हूं हुआ ही नहीं आज तक ट्रम्प जैसा। उससे पत्रकार ने कहा कि आप वेनेजुएला पर हमला करने से पहले क्या अपनी पार्लियामेंट को बताएंगे या उनसे पूछेंगे आप उनसे? तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नीड टू बट आई विल टेल देम, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनको बता दूंगा हमला करने से पहले। लेकिन मुझे डर ये है ये लोग लीक ना कर दें खबर, मेरी पार्लियामेंट वाले ये खबर लीक ना कर दें। ट्रम्प की बात सुनाती है। Any authorization from Congress for any land attacks on cartels in Venezuela? For anyone? For any land attacks on drug cartels in Venezuela? I wouldn't mind telling them, but it's not a big deal. I don't have to tell them; it's been proven. But I wouldn't mind at all. I just hope they wouldn't leak it. You know, people leak it. They are politicians, and they leak like a sieve. But I'd have no problem doing that. तो उनकी चिंता यह है मेरी पार्लियामेंट लीक ना कर दे। वैसे हमला करने के लिए मुझे क्या बताना, संसद क्या होती है, मुझे क्या बताने की जरूरत है, मैं करूंगा मुझे जो करना है। लेकिन मामला गंभीर है, हम क्योंकि ट्रम्प है तो इसलिए हम हंस दिए, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। और हमने आपको कल ये भी बताया था कि ये यूरोप से और मिडिल ईस्ट से अपनी फौजें समेट के, लपेट के वहाँ सब वहीं अपने घर के बगल में लगा रहे हैं, सब अमेरिका और साउथ अमेरिका में ही तैनाती कर रहे हैं। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, अब पहले तो ये लग रहा था कि ये देश छोड़ के भागेंगे, खबरें भी आई कि कतर जा सकते हैं या तुर्की जा सकते हैं, लेकिन अब वो भी डटने वाले मूड में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने भी कुछ अपनी सैन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं और इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ये ना सोचे कि उसको जवाब नहीं मिलेगा। हमसे बहुत बड़ा देश है और बहुत मजबूत सेना है, दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। तो मादुरो ने अपनी सेना को भी अलर्ट रहने का आदेश दे दिया है। उनका बयान भी सुना दीजिए। Sencillamente es una pretensión ये सरासर युद्ध भड़काने और उपनिवेशवादी महत्वाकांक्षा है, और हम ये बात इतनी बार कह चुके हैं कि अब हर कोई सच्चाई देख सकता है। सच्चाई सामने आ चुकी है। वे वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करके एक कठपुतली सरकार थोपना चाहते हैं जो 47 घंटे भी नहीं टिक पाएगी। वे संविधान, संप्रभुता और सारी संपत्ति सौंपकर वेनेजुएला को उपनिवेश बनाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। और इसमें इन्होंने बयान में आगे बोला कि वो तो आदमी खुल के कह रहा है कि ये सारा देश मेरा था, जमीनें मेरी हैं, तेल मेरा है, तो मतलब हम हम पैदा यहाँ हुए तो हमारी नागरिकता किसी और देश की है। मतलब वो भी उतना ही हैरान था वो आदमी ट्रम्प के बात पे, निकोलस मादुरो, कि ये दावा कैसे कर सकते हैं कि ये वेनेजुएला हमारा और तेल हमारा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपने कहा कि ट्रम्प साहब हैं इसलिए हम हंस रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब इसलिए थोड़ा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे मामलों को सीरियसली भी लेकर काम कर सकते हैं और उनकी नज़र पूरी तरह से वेनेजुएला पर है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि एक तो उनकी ऑयल पर नज़र है और दूसरा सत्ता परिवर्तन में जो इनको अभी नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पीस, मचारो जी को बैठाना है, हाँ, उनको बैठाने का है। तो ये क्या इनका जाना तय है मादुरो का? मोटे तौर पर मुझे लगता है कि अब इनका बहुत समय नहीं बचा है कि वो क्या ये बिना युद्ध के जाएंगे या युद्ध के बाद जाएंगे? नहीं, युद्ध तो करेंगे, लेकिन वो युद्ध ऐसा ही है केवल, क्योंकि डिक्टेटर्स जो है ना धमकी जितनी देते हैं अंदर से बड़े डरते हैं, तो ये भागेगा, वो उनको भागने का वो रास्ता देख रहे हैं। अमेरिका क्या करेगा? और अमेरिका ने भी उनको रास्ता दे दिया होगा। फिर वो मचारो जी को यहाँ बैठा देगा, मचारो जी को, तो वो फर्स्ट स्टेप में तो वही काम, उनकी एक पर्सन वहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगी। हाँ ठीक, फिर वो सारा धंधा व्यापार जो है सब इनको दे देंगे। ऐसा लगता है कि अभी तक दिस इज द प्लान। यस, और वहाँ 2 ट्रम्प टावर बनाएंगे। अरे वो तेल इतना मिलेगा उनको, तो उनकी तो अमेरिका के 200-300 साल का बंदोबस्त हो जाएगा, इतना तेल है वहां पर। अगली खबर आपको एक दे देता हूं मैं, जो युद्ध का मोर्चा चल ही रहा है अभी ज़ेलेंस्की और पुतिन साहब के बीच में, इसमें कुछ नए बयान आए हैं, वो मैं आपको बता दूं। हम सबको कई दिनों से ऐसा हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बयानों से लग रहा है कि युद्ध शायद समाप्ति की ओर जा रहा है। तो खबर ये है कि ज़ेलेंस्की साहब ने 2-3 बातें कही हैं।
इनको इन्होंने कहा है कि मैंने हर मुलाकात में ट्रंप से ये कहा कि मुझे नेटो का मेंबर बनाइए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो नहीं चाहते कि मैं नेटो का मेंबर बनूं, तो मैं नहीं बनूंगा। उसमें वीटो चलती है। एक सदस्य ने भी कह दिया कि ये आदमी नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा, भले ही 99 लोग तैयार हो, 100 में से एक ने भी कहा तो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है अमेरिका नहीं चाहता कि मैं नेटो में आऊं, क्योंकि वो सीधे सीधे पुतिन को लाल कपड़ा दिखाने वाली बात होगी, तो वो नहीं करेंगे। तो ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं एक बात से आगाह कर देना चाहता हूं कि ये युद्ध अगर कोई रोक सकता है तो वो ट्रंप ही हैं। उनको प्रॉब्लम भी ट्रंप से है, और ये भी वो जानते हैं कि रुकवा सकता है युद्ध लड़ाई को तो वो ट्रंप है, ये बोला उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे इस वक्त जितने इशारे मिल रहे हैं रशिया से, वो सब ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई 2026 में भी जारी रहेगी। पहला जो एक बयान है पुराना इनका, वो वाला बयान सुनाइएगा। Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. І як офіційні розпорядження їхній армії. और बदले में ट्रंप ने क्या कहा है कि हम तुमको सिक्योरिटी की गारंटी दे देंगे, लेकिन ये ऑफर तुम्हें अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत टाइम तुम्हारे पास नहीं है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आपको कुछ भी लग रहा हो, पुतिन 2026 में भी जंग जारी रखेंगे। मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि यदि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो दिया है अभी लेटेस्ट, और जिसको ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मॉडिफाइड वर्जन है हमारा, हमने इस पर सहमति दे दी है। और रसिया भी कह रहा है, पुतिन की तरफ से भी बार बार वहाँ से क्रेमलिन से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि हम शांति समझौते के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो है वो दोनों एक जगह पर आकर के खड़े हैं। लेकिन इस बीच में हुआ क्या है कि जिसे हम कहते हैं डीप इनसाइड द कंट्री जा कर के यूक्रेन ने भी अटैक किया है, और उनका जो नेवल शिप्स का है जो है वो भी लड़ाई शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा सा ऐसा संकेत दे रहा है कि जैसे निगोशिएशन होने से पहले हर कोई अपना एज बना लेना चाहता है। वो मुझे लगता है कि कुछ हासिल करने के वो लिए। तो होता है कि नेगोशिएशन से लेकिन फिर भी दुआ करें कि ये जंग रुके, इसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं। आज समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब आपका, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, लेकिन टाइम से 1 बजे, ठीक। आगे देखिए, ढाका में जिहादी जमात ने कैसे मचाया कोहराम। बांग्लादेश में कट्टरपंथी आग के पीछे क्या मुनीर का दिमाग है। राजधर्म दोपहर 3 बजे।